नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप इस ब्रांड नेम को जरूर जानते हैं, पर शायद जो आप नहीं जानते वो है इस ब्रांड की फाउंडिंग की कहानी। अपनी बुक शू डॉग में फिल नाइट नाइकी की फाउंडिंग की बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी को। ईयर 1962, क्रेजी आइडिया। फिल नाइट 1962 में स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए कर रहे थे जब उन्हें एक क्रेजी आइडिया आया, जापान से शूज इंपोर्ट करके अमेरिकन मार्केट में बेचने का और जर्मन कंपनी एडिडास को टक्कर देने का। उस समय उनके बिजनेस स्कूल, उनके क्लासमेट्स और उनकी फैमिली ने इस आइडिया को रिजेक्शन की स्टैंप लगाई, पर फिल, जो कि डोंट स्टॉप की फिलॉसफी में विश्वास रखते थे, उन्होंने अपने फादर से बात की और उनको मनाया और फिर जापान पहुंचकर जापानीज शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओनित्सुका के सीईओ और एग्जीक्यूटिव्स के सामने अपने क्रेजी आइडिया को प्रेजेंट किया। अब उनका ये आइडिया ओनित्सुका कंपनी, जो कि टाइगर ब्रांड के शू बनाती थी, को बहुत दमदार लगा और कंपनी के सीईओ ने फिल से उनकी कंपनी का नाम पूछा। अब कंपनी तो कोई थी ही नहीं, तो फिल ने जो पहली थॉट उनके दिमाग में आई वो बोल दिया, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स, आई रिप्रेजेंट ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। इस तरह से जन्म हुआ ब्लू रिबन स्पोर्ट्स, फिल नाइट की पहली कंपनी का। उस समय फिल के पास ओनित्सुका को सैंपल्स के लिए $50 देने के लिए भी नहीं थे, तो वो उन्होंने अपने फादर को लेटर भेजकर मंगवाए। ईयर 1963-64, राइज ऑफ ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। फिर जब 1963 में फिल ने जापान से टाइगर शूज के सैंपल रिसीव किए जो कि बहुत खूबसूरत थे, वो उन्होंने सबसे पहले अपने कॉलेज टाइम के रनिंग कोच बिल बाउमैन को दिखाए। बिल बाउमैन उस समय के बहुत एक्सपर्ट रनिंग कोच थे और शूज के टेक्निकल एक्सपर्ट भी। वो शूज उन्हें भी बहुत पसंद आए और उन्होंने फिल के आगे पार्टनरशिप का ऑफर रखा, जो कि फिल ने एक्सेप्ट किया और इस तरह बिल बाउमैन बने को फाउंडर। फिर फिल ने पहला ऑर्डर $1000 का बनाया, जो उसने अपने फादर और पार्टनर बिल बाउमैन से लिए और शिपमेंट रिसीव करने के बाद अपनी कार में रखकर उन्हें बेचना शुरू कर दिया और वर्ड ऑफ माउथ से ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की सेल बढ़ने लगी। ईयर 1965 to 1980, द टीम, परसिस्टेंस एंड बर्थ एंड राइज ऑफ नाइकी। फिल नाइट ने अपनी टीम में शामिल किए थे कुछ ऐसे लोग जो एक्सपर्ट तो नहीं थे, पर अपने काम को लेके बहुत पैशनेट थे। ये थे फर्स्ट एम्प्लॉय जेफ जॉनसन, सेकंड एम्प्लॉय जॉन बो, थर्ड एम्प्लॉय जॉफ हॉलिस्टर। ये तीनों पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की सेल्स को देखते थे और फोर्थ एम्प्लॉय बॉब वुडल, जो कि पूरे ऑपरेशंस को। इन सबके पैशन और फिल की वर्किंग अप्रोच, जहां उनका मानना था कि डोंट टेल पीपल हाउ टू डू थिंग्स, टेल देम व्हाट टू डू एंड लेट देम सरप्राइज यू विद देयर रिजल्ट्स, ने ब्लू रिबन स्पोर्ट्स को कुछ $1000 की सेल से 1971 में $1.3 मिलियन की सेल्स के मुकाम तक ला दिया। पर यह सब जितना आसान लग रहा है, उतनी आसानी से नहीं हुआ। फिल के लिए ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की फाउंडिंग से $1.3 मिलियन की सेल्स तक पहुंचने का हर दिन एक चैलेंज से भरा हुआ था। इतनी सेल्स और ग्रोथ के बावजूद फिल के पास अपने बेसिक कंफर्ट पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, जिसके लिए उन्होंने ब्लू रिबन स्पोर्ट्स को मैनेज करने के साथ साथ प्राइस वाटरहाउस कूपर के साथ फुल टाइम अकाउंटेंट का काम किया और फिर टीचिंग की जॉब भी। इन जॉब से फिल अपना गुजारा तो चला रहे थे, पर कितनी बार ऐसा हुआ कि ब्लू रिबन स्पोर्ट्स बस बंद होने के कगार पर आ गई। सेल्स ग्रो तो कर रही थी, पर स्टॉक खरीदने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं थे। नेगेटिव कैश बैलेंस के कारण बैंक्स भी लोन नहीं दे रहे थे। 1971 में हालात ऐसे हो गए कि ओनित्सुका अपने डिस्ट्रीब्यूशन राइट का कॉन्ट्रैक्ट ब्लू रिबन स्पोर्ट्स से तोड़कर किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को देने की प्लानिंग करने लगी। फिल बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अब उनका क्रेजी आइडिया यहीं पे दम तोड़ देगा। हर रात वो परेशान घर लौट रहे थे। एक रात उन्होंने एक फाइनल रास्ता सोचा अपने क्रेजी आइडिया को खत्म होने से बचाने का। फिल ने डिसाइड किया ओनित्सुका जापान की रिप्लेसमेंट ढूंढने का और बैंक्स की जगह अल्टरनेट सोर्स से फंड अरेंजमेंट करने का। और इस बार उन्होंने सोचा शूज की खुद की ब्रांड बनाने का और फिर उन्होंने कुछ फैक्ट्रीज ढूंढी जहां पे वो अपने हिसाब से शूज बनवाएंगे। इसके बाद उन्होंने एक जापानीज ट्रेडिंग कंपनी नीशो से इन फैक्ट्री से शूज बनवाने के लिए जो फाइनेंसिंग चाहिए थी उसका अरेंजमेंट भी कर लिया। तो फिर क्या था, फिल पहुंच गए शू फैक्ट्री को अपना पहला ऑर्डर देने। तो फैक्ट्री का पहला सवाल था कि शूज पे ब्रांड नेम और लोगो क्या होगा। तो फिल ने कैरोलिन डेविडसन, जो कि यंग आर्टिस्ट थी, उनसे एक लोगो बस $35 में बनवाया, जो लोगो आज पूरी दुनिया में स्वूश के नाम से जाना जाता है।
और वहीं जेफ जॉनसन जो कि ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के पहले एम्प्लॉय थे, उनकी ड्रीम में ब्रांड नेम आया नाइकी, जिसका मतलब था ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री, जो कि उन्होंने फिल नाइट को सजेस्ट किया और उन्हें भी वो पसंद आया और आने वाले टाइम में फिल नाइट की ब्लू रिबन स्पोर्ट्स बन गई नाइकी इंक। पर फिल की प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब ओनित्सुका जापान ने ब्लू रिबन स्पोर्ट्स पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने का केस ठोक दिया था और वहीं नाइकी ब्रांड नेम के प्रोडक्ट्स अमेरिकन मार्केट में बहुत पॉपुलर हो रहे थे और पुराने जमी हुई कंपनीज का मार्केट शेयर खा रहे थे। तो उन्होंने भी इस नई ब्रांड नाइकी को खत्म करने के लिए फिल की कंपनी को एक टैक्स इवेजन मामले में फंसा दिया, जिसके हिसाब से फिल की कंपनी को गवर्नमेंट को $25 मिलियन देने बकाया थे। फिल ने ना तो ओनित्सुका के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के केस में हार मानी और ना ही उनके कॉम्पिटिटर्स के उन्हें फंसाने और उनकी कंपनी को खत्म करने के केस में। दोनों ही केसेस में उन्होंने अपने वही पैशन और क्वालिटी जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचे थे दिखाया और दोनों केसेस को अपने फेवर में सेटल किया। उसके बाद तो बस नाइकी की सेल्स बढ़ती ही गई और अब नाइकी सिर्फ अमेरिका का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का फेवरेट शू ब्रांड बनता जा रहा था। ऐसा नाइकी कंपनी की कुछ स्पेशल क्वालिटीज की वजह से भी हो रहा था जो उनके कॉम्पिटिटर्स में नहीं थी। वो थी यूनिक वर्किंग कल्चर, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, विनिंग सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट डील्स और उन सेलिब्रिटीज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। नाइकी के फोकस्ड एफर्ट्स उन फैक्ट्रीज में जिनमें उनके शूज बन रहे थे उनमें वर्किंग कंडीशंस को ठीक करना। नाइकी ने एक बहुत बड़ा इनोवेशन किया जिसमें जूते के ऊपरी भाग को जूते के सोल से चिपकाने के लिए एक वाटर बेस्ड बॉन्डिंग एजेंट डेवलप किया जो बिना टॉक्सिक्स क्रिएट किए ये काम करता था, जो कि पहले फॉलो किए जा रहे मेथड जिसमें वर्कर्स की कंडीशन टॉक्सिक गैसेस से बहुत खराब हो जाती थी उससे डिफरेंट था। नाइकी ने यह फॉर्मूला अपने तक नहीं रखा बल्कि अपने कॉम्पिटिटर्स को भी दिया। तो दोस्तों ये थी फिल नाइट की जर्नी जिसमें उन्होंने अपने क्रेजी आइडिया को ब्लू रिबन स्पोर्ट्स और फिर वर्ल्ड रेनाउंड ब्रांड नाइकी में कन्वर्ट किया। फिल की कुछ क्वालिटीज जिसको हम और आप अपनी लाइफ में भी ला सकते हैं वो है पहला, क्रेजी आइडिया। हर इंसान की लाइफ में ऐसा कुछ होता है जिसके लिए वो पैशनेट होता है, अगर नहीं है तो उसे ढूंढना जरूरी है अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए। दूसरा, डोंट स्टॉप एंड कीप मूविंग एटीट्यूड। अपने क्रेजी आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करते हुए हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बस वहीं पे दिखाना है डोंट स्टॉप, डोंट गिव अप एटीट्यूड और तब तक पेशेंटली काम करना है जब तक आपका क्रेजी आइडिया सच ना बन जाए, बिल्कुल फिल नाइट की तरह। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि नाइकी की फाउंडिंग की ये कहानी आपको पसंद आई। फिल नाइट की इंस्पिरेशन भरी लाइफ को और डिटेल में जानने के लिए ये बुक जरूर पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी ही लौटेंगे एक और पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।